अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, फिज़िक्स जो है वो आपको पता है कि मेजरमेंट्स का ही नाम है। हम हर चीज़ को जो है वो मेजर करते हैं फिज़िक्स के अंदर। और फिज़िक्स के अंदर हम किसी भी चीज़ को अगर मेजर करते हैं तो उसके पीछे सबसे अहम किरदार अदा करती है हमारी ऑब्जर्वेशन। और जहाँ ऑब्जर्वेशन है मतलब ऑब्जर्वर होगा तो ऑब्जर्वेशन होगी। और आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डिपेंड करती है। यही ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि एक डिफरेंट हाइट पर किसी चीज़ को शो करता है। और यही ऑब्जर्वर का पर्सपेक्टिव होता है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ स्पीड्स में शो करता है। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली इसमें हम लोग समझने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। और फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन को विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से। बच्चों, कंसिडर करो कि आपका पर्सपेक्टिव है, ये आप देख रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन के या अपने लैपटॉप के स्क्रीन के थ्रू। और आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो? आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है और उसके पास से जो है वो एक रेल मौजूद है। और आपका पर्सपेक्टिव आपको इस किस्म की एक पिक्चर जाहिर कर रहा है जहाँ पर आपको जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो आप उसको जहन में रखो कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है। ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है एक ऐसा ऑब्जर्वर जो कि स्टेशनरी पोजीशन पर है, यहाँ पर रुका हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। और अगर ये ऑब्जर्व करेगा तो इसकी ऑब्जर्वेशन ऐसी होगी कि इसको जो है वो पेड़ पौधे तो रुके हुए नज़र आएंगे, बट इसको जो है वो मूव करती हुई नज़र आएगी ट्रेन। ठीक है ना, देखेगा ट्रेन एक्चुअली मूव कर रही है और जो ट्रीज़ हैं वो एक्चुअली अपनी जगह पर रुके हुए हैं। ये स्टेशनरी पर्सन यानी कि रुका हुआ पर्सन ऑब्जर्व करेगा। बट अगर वही ऑब्जर्वर जो है हम ये बोलें कि वो मौजूद है इस ट्रेन के ऊपर, तो जब वो ट्रेन को देखेगा तो उसे ट्रेन जो है वो हरकत करती हुई नज़र नहीं आएगी। ठीक है। और वो इस बात को ऑब्जर्व करेगा, उसे ऐसा लगेगा कि भाई ट्रेन तो हरकत नहीं कर रही बल्कि पेड़ पौधे राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि आपको भी अभी स्क्रीन के ऊपर देखते हुए लग रहा होगा कि ट्रेन रुकी हुई है और पेड़ पौधे उस तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जर्व करेगा ये ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन पर मौजूद था, जो कि एक मूविंग पर्सन था। ठीक है भाई। तो एक और एग्जाम्पल को हम पर्सपेक्टिव के ज़रिए समझते हैं। समझ लो कि एक रोड है और उस रोड के ऊपर जो है वो दो ऑब्जर्वर मौजूद हैं, एक इस तरफ है लेफ़्ट साइड पर और एक ऑब्जर्वर जो है वो इस तरफ है यानी कि राइट साइड पर है। और एक कार जो है वो मूव करती हुई जा रही है। तो दोनों के दोनों ऑब्जर्वर जो है वो एक मुख्तलिफ बात बोलेंगे। ये वाला ऑब्जर्वर कह रहा है कि भाई मेरे राइट साइड पर जा रही है, ये वाला ऑब्जर्वर कह रहा है कि मेरे लेफ्ट साइड पर जा रही है। और दोनों ही अपने लिहाज से सही हैं, अपने पर्सपेक्टिव में बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बेसिकली ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या पर्सपेक्टिव है, यही जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट बनाता है। और किसी भी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होती बल्कि हर कोई अपने नुक्ताए नज़र से सही बात कह रहा है। तो एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि हमें मदद करता है, हेल्प करता है डिस्क्राइब करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। कोई भी इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए या किसी बॉडी के ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली किस चीज़ को कंसिस्ट करता है? ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जो कि आमतौर पे हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की फॉर्म में लिखते हैं और उसके साथ साथ एक क्लॉक भी ऐड कर देते हैं। ये जब चार चीज़ें होती हैं तो बेसिकली जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या कर सकता है? वो हमें बता सकता है कि क्या इवेंट हो रहा है और कब हो रहा है। घड़ी को देख के वो यही बताएगा ना कब हो रहा है। तो बेसिकली एक रिजिड, एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं और उसकी मदद से हम क्या क्या मालूम करते हैं? किसी भी चीज़ की पोजीशन मालूम करते हैं या मोशन को मालूम करते हैं। और ये जो फ्रेमवर्क आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर तीन चीज़ें मौजूद हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और ये हम हैं ऑब्जर्वर, और साथ साथ घड़ी मौजूद है, इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी किसी भी चीज़ की पोजीशन को या मोशन को बताने के लिए आप उसका एक्स एक्सिस का फासला बताते हो, वाई का फासला बताते हो, जेड का फासला, और फिर उस इवेंट का टाइम बताते हो कि आपने कितने बज के कितने मिनट पर देखा था। उसी को दरअसल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसी बात को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पर कोई भी एक ऑब्जर्वर ओ मौजूद है और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आपको एक्सिस की सूरत में नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट पी है
अब इस ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर इस पी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो पता लग जाएगा कि इस ऑब्जर्वर से इसकी हाइट कितनी है। ये समझ लो कोई भी देखने वाला शख्स है तो इस ऑब्जर्वर से इसकी हाइट कितनी है उसको वाई से जाहिर कर देते हैं, ठीक है। कितना फासला एक्स एक्सिस का है उसको एक्स से जाहिर कर देते हैं, और कितना जेड में फासला है उसको हम जाहिर कर देंगे जेड से। सो ये जो ऑब्जर्वेशन हो गई जिसको हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, जेड एक्सिस की ऑब्जर्वेशन है, और लेट से जो भी टाइम हो रहा है वो टाइम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो आपको रेफर यहाँ पर नज़र आ रहा है ना पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और टाइम, इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट इसी पॉइंट पी को, यही एक पॉइंट पी है और इसे एक दूसरा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है जो कि यहाँ कहीं पर मौजूद है। ये एक ऑब्जर्वर हो गया, लेट से इसको ओ डैश बोल देते हैं, एक दूसरा ऑब्जर्वर है। अब इसके लिहाज से एक्स एक्सिस का फासला, ये पहले वाई का फासला देख लो, इसको वाई डैश बोल देते हैं। ये वाला फासला एक्स डैश बोल देते हैं कि भाई इसका एक्स एक्स में कितना फासला हो गया। और इसी तरीके से जेड एक्सिस का फासला जो है उसको जेड डैश से जाहिर कर देंगे, और जो टाइम होगा उसको हम बोल देंगे टी डैश। तो इसका मतलब एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश इसकी ऑब्जर्वेशन होगी। टाइम तो आमतौर पे दोनों ने एक ही टाइम के ऊपर देखा हुआ है अगर दोनों रुके होंगे। तो अगर दोनों को एक साथ देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई रीडिंग जो है वो इस किस्म की है कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली एक ही चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन उनके लिहाज से उनकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है और उनका एक डिफरेंट सेट ऑफ वर्क है। अगर हम बात करें ओ की, तो ओ की ऑब्जर्वेशन हमने बोला कि एक्स है, वाई है, जेड है और टी है। और अगर ओ डैश की ऑब्जर्वेशन देखें तो वो एक्स डैश है, वाई डैश है, जेड डैश है और टी डैश है। बहुत सारी चीज़ें सेम भी हो सकती हैं, बट हमने एक ऑब्जर्वर बनाया तो दोनों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती है। कहाँ से देख रहे हैं आप, किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है भाई। सो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप समझ गए, ऑब्जर्वर को समझ गए। अब ज़रा देखते हैं कि ऑब्जर्वर की वजह से रिलेटिव मोशन कैसे वेरी कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये पहली एग्जांपल है जहाँ पर एक ट्रेन है और उस ट्रेन के अंदर समझ लो एक शख्स मौजूद है जिसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है। और ये ट्रेन फ़िलहाल रुकी हुई है, या कोई बस टाइप कोई चीज़ है जो रुकी हुई है। और ये शख्स क्या करता है कि ये इस बॉल को जो है वो ड्रॉप करता है और रुकी हुई ट्रेन नीचे की तरफ फेंक देता है। तो आप देखेंगे बॉल जो है वो इस किस्म का रास्ता तय करेगी, यानी कि स्ट्रेट नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। इसके हाथ में थी बॉल और जैसे ही इसने इसको थ्रो करा बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ गई। ओके, अब अगर यही ऑब्जर्वर जिस ट्रेन या बस के अंदर मौजूद था वो इन स्टेट ऑफ मोशन में है, तो जब वो उस बॉल को फेंकेगा तो उसको कुछ इस किस्म का मोशन होगा बॉल का। देखो दोबारा से, अब जो बॉल मूव करेगी वो इस तरीके से करेगी, ठीक है, क्योंकि मूव कर रहे थे ना, तो जो बॉल है वो थोड़ी सी आगे जाके गिरेगी। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप दोनों पर्सपेक्टिव से देखो, अगर पर्सपेक्टिव होगा मूविंग पर्सन का जो कि बस के अंदर मौजूद था, तो आप नोटिस करेंगे कि उसे अब भी यही नज़र आएगा कि जो बॉल है वो एकदम सीधी नीचे गिरी है, क्योंकि बॉल एक्चुअली उसके लिहाज से उसी डिस्टेंस के ऊपर थी। ठीक है, नहीं समझ में आई तो देखो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, जब वो रेस्ट में था तो क्या था, जब वो रेस्ट में था तो आपने ऑब्जर्व किया था कि बॉल जब उसने ड्रॉप करी तो देखो ये इसके पैर हैं, ठीक है, और बॉल जो है वो इसके पैर से बिल्कुल थोड़ा सा इधर ही कहीं पर गिरी हुई है, तो इसके मुताबिक बॉल इधर कहीं पे गिरी है, बिल्कुल उसके नीचे, ठीक है। और जब इसने ऑब्जर्व करा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तब भी आप देखें कि जब उसने बॉल को फेंका तो अब भी बॉल जो है वो उसी के पैर के करीब ही गिरी हुई है, तो उसको तो ऐसा नज़र आएगा कि उसके लिहाज से जो बॉल है वो एकदम सीधे नीचे गिरी है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जो कि रुके हुए ऑब्जर्वर हो और स्क्रीन के थ्रू देख रहे हो, आपको नज़र ये आएगा कि जो बॉल है उसने कुछ इस किस्म का फासला तय किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोशन होता है किसी बॉडी का वो रिलेटिव होता है टू द ऑब्जर्वर, वो रिलेटिव होता है टू द ऑब्जर्वर, यानी कि वो ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्वर रेस्ट में था या इन स्टेट ऑफ मोशन था। अगर वो मोशन में था तो उसे लग रहा है कि बॉल ने स्ट्रेट फासला तय करा, और अगर वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी कि जैसे कि आपने देखा स्क्रीन के थ्रू, तो आपको नज़र आया कि हाँ भाई बॉल तो जो है वो थोड़ी सी आगे जाके गिरी थी। ठीक है, तो ये दोनों पर्सपेक्टिव हैं और दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ऑब्जर्वर से रिलेट करते हैं, तभी इनको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, और भी समझते हैं मिसालें, क्योंकि दो फार्मूले भी समझने। मिसाल के तौर पे एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ठीक है, और वो दो गाड़ियों को ऑब्जर्व करता है। एक गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड से और दूसरी गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से गुजर रही है। ये किसके मुताबिक है? ये इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर के मुताबिक है। बट अगर हम ऐसा सपोज करें कि ऑब्जर्वर ए खुद बैठा हुआ है गाड़ी के ऊपर, ठीक है,
वही दोनों गाड़ियाँ थी, आपने देखा कि एक की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, एक की 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अब वो ऑब्जर्वर जो कि उस कार पे बैठा हुआ था, देखो दोबारा से, इस 3 मीटर पर सेकेंड वाली कार के ऊपर बैठा हुआ था, तो अब उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा? उसे लगेगा कि भाई मैं तो रुका हुआ हूँ, क्योंकि वो तो एक्चुअली अपने लिहाज से तो रुका हुआ ही है। लेकिन जो दूसरी कार है वो उसे हरकत करती हुई नज़र आएगी कुछ कम स्पीड के साथ, और वो जो कम स्पीड है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि वो खुद अपनी कार में मूव कर रहा था। तो दूसरी कार जो आपके लिहाज से बहुत तेज़ चल रही थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी, वो इस ऑब्जर्वर के लिए सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो याद रखिए, जब भी सेम डायरेक्शन के अंदर बॉडीज मूव कर रही होती हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ हैं, ऑब्जर्वर और बॉडी दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। लेट से यहाँ पर हम बोल देते हैं कि पहली वाली ये जो स्पीड है, ये आ गई स्पीड ना, इसको बोल देते हैं v1। ये किसकी स्पीड हो गई? ये हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वो ऑब्जेक्ट है जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। और फिर एक दूसरी स्पीड v2 बोल देते हैं, इसको बोला v1, इसको बोला v2। v2 है 3 मीटर पर सेकेंड, और ये किसकी स्पीड है? ये ऑब्जर्वर की स्पीड है। तो अब जो आपको रिलेटिव स्पीड नज़र आएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार या ऑब्जेक्ट, वो आपको कितनी नज़र आएगी? वो बड़ा सिंपल सा रूल है। वो रूल ये है कि हमें माइनस करना है v1 माइनस v2, तो एक्चुअली हमें पता लग जाएगा। यानी कि उस ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड थी, उसमें से माइनस कर दें ऑब्जर्वर की स्पीड को, तो जो स्पीड आपको मिलेगी वो कहलाएगी रिलेटिव स्पीड। जैसे कि इस केस के अंदर 5 माइनस 3 एक्चुअली बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड के साथ। इस वजह से मैंने बताया था कि जब ये शख्स इस कार को देखेगा तो ये कहेगा कि ये कार 5 मीटर पर सेकेंड के साथ नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड के साथ सफ़र कर रही है, क्योंकि एक्चुअली वो खुद भी मूव कर रहा था सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। बट अगर इसी रिलेटिव मोशन को एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, जहाँ पर एक स्टेशनरी पर्सन है और वो दो कारों को देख रहा है, एक 5 मीटर पर सेकेंड से, एक 3 मीटर पर सेकेंड से सफ़र करती है, ठीक है। तो इसके लिहाज से एक 3 है, एक 5 है। लेकिन अगर इसी को ऑब्जर्व करेगा कोई ऑब्जर्वर जो कि मूविंग है, यह है मिसाल के तौर पे, तो ये अपनी कार को तो रुकावा पाएगा, क्योंकि इसके लिहाज से तो इसकी कार रुकी हुई है। तो जब वो दूसरी कार को देखेगा तो इंतहाई तेज़ नज़र आएगी, ठीक है। पहले इतनी तेज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो इस सूरत हाल में क्या होता है, जब बॉडीज मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन नहीं है, ये बॉडीज मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप देखिएगा जो इक्वेशन है उसमें फ़र्क आएगा। फ़िलहाल जो मेरी सपोजिशन है वो वही है कि जो ऑब्जर्वर की स्पीड है इसको बोल देते हैं, ये मूव कर रही है, लेट से v1 बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं v2। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड, इसको v1 से जाहिर करा है, ये हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरी स्पीड है v2, ये किस चीज़ की स्पीड है? ये ऑब्जर्वर की स्पीड है ना, ऑब्जर्वर की स्पीड को जाहिर कर देते हैं v2 से, और ये है बराबर 3 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव स्पीड देखी जाए, ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव स्पीड, कि इसके लिहाज से स्पीड कितनी होगी ना मूविंग ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो वो सिंपल सा काम है, उसे ये कार कुछ एक्स्ट्रा तेज़ नज़र आ रही है। और अगर कार एक्स्ट्रा तेज़ नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि v1 प्लस v2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 एक्चुअली 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आपके लिहाज से, क्योंकि आप रुके हुए ऑब्जर्वर थे, आपके लिहाज से कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, बट दूसरा ऑब्जेक्ट क्योंकि अपोजिट, दूसरा ऑब्जर्वर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, तो उसके लिहाज से जो रिलेटिव स्पीड है ऐसी बॉडी की हमेशा ज़्यादा होगी। तभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जो अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई गाड़ियाँ होती हैं वो आपको हमेशा तेज़ लगेंगी, और वो गाड़ियाँ जो आपकी सिमत में सफ़र कर रही होंगी उनकी स्पीड आमतौर पे आप कम देखोगे, कम ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि आप उन्हीं की डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिव मोशन। अब आखिरी हिस्सा जो है हमारे लेक्चर का, उसमें दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज हैं, इनके दरमियान में जो डिफरेंसेज हैं वो समझने हैं आपने। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज होते हैं बच्चों, यानी ऑब्जर्वर दो किस्म के हो सकते हैं। एक हो सकता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं ना, तो ये इनर्शिया वाला वर्ड आप लोगों ने सुना था
न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर ना, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमने पढ़ा था कि इनर्शियल होता है कोई चीज़, और याद रखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल कब होता है, जब बॉडी या तो रेस्ट में हो या मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उस लिहाज से भी आप याद रखिएगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक रेस्ट वाला या होता है यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आप ऑब्जर्वर कह सकते हो। और जो ऐसा नहीं करेगा उसे बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंसेस समझ लो फिर। देखो डिफरेंस ऐसे बनाया कि पहले कॉलम में हम क्राइटेरिया लिखेंगे कि भाई डिफरेंस किस क्राइटेरिया के मुताबिक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इनर्शियल के क्या होंगे, और इधर आता रहेगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो क्राइटेरिया क्या कहता है। सबसे पहले डेफिनेशन के मुताबिक देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया था ना पहले, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा या वो शख्स होगा जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जैसे कि आप एक कार के अंदर हैं, ठीक है, और आप रेस्ट में, दोनों हो सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ना लॉ ऑफ इनर्शिया दो पर अप्लाई हो रहा था, रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर आप रुके हुए भी होते हैं तब भी तो आपकी वेलोसिटी जीरो ही होती है ना, मतलब कांस्टेंट तो रहती है, इस वजह से लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं रुके हुए, तो इसका मतलब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक ऐसी कार के अंदर बैठे हुए जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप ट्रेन के अंदर हैं जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, नॉन इनर्शियल क्या होगा, जिसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन पाया जा रहा हो, या तो उसकी स्पीड बढ़ रही हो, या तो उसकी स्पीड कम हो रही हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो। याद रखना बच्चों, एक्सेलरेटिंग मोशन से तीन मुराद होती है, या तो आपकी स्पीड बढ़ रही हो, या तो आपकी स्पीड कम हो रही हो, या तो आपकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही हो, उसे कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक कार के अंदर हैं जिसकी रफ्तार बढ़ रही है, आप जो है वो एक मैरी गो राउंड वाले झूले के अंदर हैं, या फिर आप फ्री फॉलिंग हैं, आप गिर रहे हैं नीचे की तरफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है आपका, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अच्छा, इसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे होता है, देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मैंने आपको बताया ना, वेलोसिटी कांस्टेंट रहना मतलब डायरेक्शन भी चेंज ना होना। तो ऐसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। बट नॉन इनर्शियल के अंदर या तो उसमें एक्सेलरेशन पाया जाएगा, और वो एक्सपीरियंस करते हैं फिक्टिशियस फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस हैं फिक्टिशियस, जो कि हमारी रियल फोर्सेस से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, अपोजिट होती हैं, समझ लो रियल फोर्सेस के लिहाज से अपेयर होती हैं ऐसी, जिनको मैं आगे समझाता हूँ। तो इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिक्टिशियस फोर्सेस पाई जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक कार के अंदर हैं जो कि इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो रही है, और तो एक्सेलरेट हो रही है, अचानक से स्पीड बढ़ रही है, तो आप नोटिस करेंगे कि जितने भी लोग उस कार के अंदर बैठे होंगे उन पर पीछे की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ये फिक्टिशियस फोर्स है, सही ना। उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा यार कोई हमें फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, वो सिर्फ वही ऑब्जर्व करेंगे उस फोर्स को, बाहर वाले ऑब्जर्वर को पता है कि वो हो रही है ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन जो कार के अंदर बैठा होगा, कार की रफ्तार बढ़ रही होगी, एक्सेलरेट हो रही होगी, तो जो पीछे की तरफ धक्का लगेगा वो इस बात को जाहिर करेगा कि वो फोर्स फिक्टिशियस फोर्स है। इसी तरीके से जब कोई कार टर्न ले रही होती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ मूव करता है, ठीक है ना। हम अगर कार के अंदर बैठे होंगे, वो कार ऐसे टर्न हो रही होगी, तो हम इस तरफ मूव कर जाते हैं ना, हमें इस तरफ एक धक्का सा लग रहा होता है, फोर्स लग रही होती है। लेकिन वो कब महसूस होगी, जब हम बैठे होंगे, ठीक है। और जो बाहर वाले उन्हें पता है कि भाई वो तो ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि उनका इनर्शिया जो है वो इस डायरेक्शन में था, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर इनर्शिया की वजह से महसूस होती है। तो बाहर वाले को तो रियल फोर्स ही नज़र आ रही है, पर अंदर वाला कह रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ रही है और मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, तो वो भी फिक्टिशियस फोर्स है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसी होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो वो फोर्स महसूस करता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरीके से जो कोरियलिस फोर्सेस कहलाती हैं वो भी यही हैं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है वो डिफ्लेक्ट होता है, थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, जो कि डिपेंड करता है हमारे अर्थ की रोटेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चारों फोर्सेस हैं ये फिक्टिशियस फोर्सेस की मिसाल है, जो कि वही ऑब्जर्व कर सकता है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, इनर्शियल वाले नहीं करते। तीसरा फ़र्क हो सकता है न्यूटन लॉ का, जो कि मैंने आपको बताया, न्यूटन्स लॉ जो है फर्स्ट लॉ
वो वैलिड होता है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बट जब एक्सेलरेटिंग मोशन होता है तो जो न्यूटन लॉज होते हैं वो वैलिड नहीं रहते। जी हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई भी शख्स होगा तो उस पर न्यूटन के लॉज अप्लाई नहीं हो रहे होते, वो न्यूटन्स के लॉज उसके लिए वैलिड नहीं होते जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। मतलब या तो देखने वाले की स्पीड बढ़ रही हो, कम हो रही हो, या वो गोल घूम रहा हो, डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो न्यूटन के लॉज उसके लिए वैलिड नहीं रहते। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए, आप रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, आपको नज़र आ रहा है कि जो शख्स फेंक रहा है बॉल को, बॉल जिस डायरेक्शन में फेंक रहा है उसी डायरेक्शन में जा रही है। बट गोल घूमते हुए शख्स को नज़र आ रहा है कि बॉल जो है वो तो गोल घूम रही है। ठीक है ना, देख लो आप सामने ऊपर से देखने पर एक अलग ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है, और अगर आप झूले के अंदर बैठ के इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि बॉल तो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती चली जा रही है, यानी कि अपनी इनर्शिया की डायरेक्शन में नहीं जा रही, डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो ये भी जो आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फ़र्क है, और इसका मतलब ये हो गया कि वो ओबे नहीं करता न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। ठीक है। अच्छा, फोर्सेस के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि इसमें जो रियल फोर्सेस हैं वो ऑब्जर्व होती हैं और डायरेक्टली उनको नाप सकते हैं। बट नॉन इनर्शियल के अंदर कुछ फिक्टिशियस फोर्सेस होती हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या कोरियोलिस फोर्स है। ये सब जो है वो सिर्फ वही ऑब्जर्व करता है, वही शख्स देखता है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। सही है ना। एक और यहाँ पे आप देख लें, ये जो कोरियल फोर्सेस हैं इनकी एक मिसाल मुझे बतानी थी, वो ये है कि जो एक्सपेक्टेड पाथ होता है, ये शख्स जो है वो किसी चीज़ को अगर फेंक रहा है, नॉर्थ पोल के ऊपर मौजूद है और किसी शख्स को फेंकेगा, तो उसे लग रहा था कि भाई वो इस रास्ते को फॉलो करेगी, वो इसकी तरफ फेंक रहा है, लेकिन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ या टिल्टिंग ऑफ अर्थ, स्पेशली रोटेशन और टिल्ट की वजह से जो एक्सपेक्टेड पाथ है उससे हट के बॉडी जो है वो इस तरफ मूव कर जाती है। तो ये भी एक फिक्टिशियस फोर्स है, ये वही ऑब्जर्व करेगा जो अर्थ के ऊपर होगा, और जो अर्थ के बाहर रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा वो देखेगा कि नहीं नहीं, वो तो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में लड़के ने फेंकी थी। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रू होती हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और नॉन इनर्शियल में जैसे लॉज एप्लीकेबल नहीं है वैसे ये भी एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को पढ़ने वाला, तो वो होता है। बाकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। एक शख्स जो कि मूविंग ट्रेन के अंदर है या रुका हुआ है, सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो शख्स जो कि किसी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट के अंदर है, सर्कुलर मोशन के अंदर है बेसिकली, या फ्री फॉलिंग है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है। अब आप लोगों के लिए ये अलग से मैंने सारे एक ही पेज पे रख दिया, इसका स्नैपशॉट लो और इसी से याद कर लेना, और यहीं पर ही इसी पॉइंट पे मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अब आपने करना ये है कि आपने रिलेटिव मोशन को समझना है और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के दरमियान में डिफरेंसेस को भी याद करना है। ठीक है जी, दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।